अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज का वीडियो लेसन एजेक्स से रिलेटेड है। तो एजेक्स एक मेथोडोलॉजी है जिसको यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं और एजेक्स स्टैंड करता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो इस वीडियो लेसन को देखने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज ये वीडियो लेसन बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एजेक्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई और उसमें आपने एजेक्स का इस्तेमाल नहीं किया और आपकी कोई लेट्स सपोज लॉगिन के फीचर थे। तो यूजर नेम इनपुट किया, यूजर ने पासवर्ड इनपुट किया, यूजर ने जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया तो क्लिक करने के साथ ही उसका जो फॉर्म था वो सर्वर पे सबमिट हो गया। जो भी यूआरएल दी हुई थी वहां पे सबमिट हो गया। लेकिन उस केस में हुआ क्या, आपका जो पूरे का पूरा पेज है वो रिफ्रेश हुआ। और लेट सपोज आप चाहते हैं कि आपका पूरे का पूरा पेज रिफ्रेश ना हो लेकिन पेज का कोई स्पेसिफिक पार्ट जस्ट अपडेट हो जाए। वहां पे एजेक्स मेजर रोल प्ले करती है। तो इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर कोडिंग की तरफ आते हैं। जो इसकी सबसे बड़ी एक मेन एग्जांपल है वो गूगल सर्च इंजन है। इसकी जो लाइव सर्च की फीचर है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ पीएचपी। मैंने यहाँ पे पीएचपी लिखा और पीएचपी से रिलेटेड नीचे रिजल्ट्स मुझे नजर आ गए। ये सजेशंस है असल में। और ये सजेशंस कहाँ से आ रही हैं? ये एजेक्स की वजह से आ रही हैं। बिहाइंड द सीन्स जो एजेक्स है इसकी इंटरेक्शन डेटाबेस के साथ हो रही है और वहां से डाटा निकल के आ रहा है और डाटा यहाँ पे साथ में शो हो रहा है। ओके, तो अगर आप फेसबुक की तरफ आते हैं तो फेसबुक में भी एजेक्स अच्छा खासा मेजर रोल प्ले करती है। मतलब जिस टाइम पे आप कोई पोस्ट लिख रहे होते हैं, पोस्ट लिख लेने के बाद जैसे ही आप पोस्ट वाला बटन प्रेस करते हैं आपकी पोस्ट वहां पे प्रॉपरली पोस्ट हो जाती है, आपका मैसेज जो है पोस्ट हो जाता है। लेकिन आपका पेज रिफ्रेश नहीं करता पूरे का पूरा। आपका पेज आपके सामने रहता है और जितना जो आपने पोस्ट लिखी भी होती है सिर्फ आपकी पोस्ट आपके सामने एक्स्ट्रा आ जाती है। उसके साथ साथ यूट्यूब है। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। वीडियोस बेसिकली वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद जीमेल, उस पे भी एजेक्स का अच्छा खासा यूज है। तो आजकल के ज़माने में जो वेब डेवलपर है उसे एजेक्स आनी चाहिए। एजेक्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलें आगे चलते हैं और मैं कोड की तरफ आता हूँ अब। अच्छा, कोड की तरफ आने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको W3 स्कूल्स के साथ लेके चलूँ। उसके ऊपर एजेक्स के ऑलरेडी वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं। सॉरी, वीडियो लेसन्स तो नहीं है, वो ऑडियो लेसन्स हैं। लेकिन अगर मैं उनको देख के आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरी एब्सेंस में अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपके पास नोट्स की शक्ल में W3 स्कूल की वेबसाइट अवेलेबल होगी। तो आप चीज़ें वहाँ पे साथ-साथ चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना सर्वर ऑन करना पड़ेगा। मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं डेटाबेस भी यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैंने डेटाबेस का जो सर्वर है उसको भी स्टार्ट कर दिया। ओके, मैं अब फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल को मुझे कहीं पे सेव भी करना होगा। इसको सेव करने के लिए मुझे नेविगेट करना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने XAMPP को डाउनलोड किया हुआ है, htdocs के अंदर आया और यहाँ पर आके मैंने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। ajax के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और इसके अंदर आके मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, index.php। ये मेरी फर्स्ट फाइल है। जो मेरी नेक्स्ट फाइल है अब मैं उसको सेव कर लेता हूँ। उसको वो मेरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। तो आई वुड लाइक टू पुट माई जावास्क्रिप्ट फाइल इनसाइड अ जेएस फोल्डर। और उसके लिए सबसे पहले देखें जो मेरी जो रूट डायरेक्टरी है वहां पे मैंने पब्लिक के नाम से फोल्डर बनाया और पब्लिक के अंदर जाकर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने जेएस रखा हुआ है। और मेरी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आएंगी वो इसके अंदर आएंगी। तो इस वीडियो लेसन में तो जस्ट मैं एक ही फाइल बनाऊंगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, जो फर्स्ट पेज है जो कि इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है उस पर आके मैं कुछ मार्कअप लिखता हूँ। मार्कअप रेडी है और मेटा चार सेट UTF-8 और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका मैं रेफरेंस यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को अगर आप इंक्लूड करवाते हैं किसी पेज पे तो उसे बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले इंक्लूड करवा लें।
मतलब हेड में इनको इंक्लूड करवाने से बेहतर है कि बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है, क्लोजिंग टैग है, उससे पहले इंक्लूड करवा दें। उसकी रीजन ये है कि सबसे पहले आपका HTML का कंटेंट लोड हो जाएगा ब्राउजर में, और उसके बाद फिर आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लोड होंगे। और अगर आप इसको उठा के इस लाइन को हेड के अंदर ले जाते हैं, ये जो स्क्रिप्ट वाली लाइन है, तो सबसे पहले आपकी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल लोड होगी। तो इन केस कोई एरर आ जाता है आपके स्क्रिप्ट में, तो आपका जो पेज है, आपका कंटेंट प्रॉपर्ली वेबसाइट वेब ब्राउजर में लोड नहीं होगा। तो यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो स्क्रिप्ट वाला टैग है, जो ये पार्ट है पूरे का पूरा, इस रेफरेंस को जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है उससे पहले इंक्लूड करें। चलें इस एग्जांपल की तरफ मैं आता हूँ। मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ, और इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ सर्च बॉक्स प्लेस होल्डर। सर्च कंट्रीज, ये छोटा सा एक मैं सर्च इंजन बना रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ लाइव सर्च होगी ये। और जो मेरा डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी वो डेटाबेस के अंदर है। मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा वो डाटा डेटाबेस में से निकल के मेरे सामने आ रहा है। ओके, अब स्क्रिप्ट वाली जो फाइल है मैं उस पर आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेफरेंस गेट करता हूँ, और रेफरेंस गेट करने से पहले जहाँ पे मैंने रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, मैं वो एलिमेंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, और इसके नीचे मैं एक डिव टैग यूज कर लेता हूँ। डिव टैग को एक आईडी दे देता हूँ रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर। परफेक्ट। चलें अब मैं स्क्रिप्ट की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेफरेंस गेट करना होगा इनपुट टैग का, जो मेरा इनपुट बॉक्स है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इनपुट बॉक्स एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसको मैंने आईडी क्या दी थी, सर्च डैश बॉक्स, सर्च बॉक्स के नाम से आईडी दी थी। अच्छा, इसमें जब आप एजेक्स को लर्न कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो लेसन देख रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सएमएल आनी चाहिए इसके लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो एजेक्स है वो स्टैंड करता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो जो ये वाला एक्सएमएल वाला पार्ट है, ये जरूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए और उसके बाद ही आपको एक्सएमएल समझ आएगी। ये वैसे ही इसके नाम के अंदर आ रहा है। मतलब एक्सएमएल वाला पार्ट जो है वो मिसलीडिंग है इसमें। अब जो मेरा इनपुट बॉक्स है, मैंने उसका रेफरेंस गेट कर लिया, और अब टाइम है कि मैं उसके साथ कोई इवेंट बाइंड कर दूं। वो इवेंट पे कैसे बाइंड करूंगा, इनपुट बॉक्स डॉट ऑन की अप। ये मैंने ऑन की अप के नाम से इवेंट एक बाइंड कर दिया उसके साथ, और मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है। अब होगा क्या, मैं जैसे कोई की प्रेस करता हूं, तो ये वाला फंक्शन जो है ये ट्रिग करेगा, और ये ट्रिग करने पे साथ ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ऑन की अप के नाम से, ये जो एक इवेंट है, ये ट्रिग करेगा और उसके साथ ही एनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इस जगह पे मैं जो काम करवाना चाहूंगा वो काम हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो पीछे मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ, डाटा यहाँ पे नजर भी आ रहा है या नहीं। तो मैं अलर्ट बॉक्स यूज कर लेता हूँ उसके लिए, और अलर्ट बॉक्स के साथ में इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू, जो भी इनपुट बॉक्स है मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसको मैं ब्राउजर में ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट एजेक्स डैश डट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। लेट सपोज मैंने ए लिखा, आई गेस प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर भी नहीं आ रहा। चलें इसको देख लेते हैं। इनपुट बॉक्स सर्च बॉक्स
search dash box get element by id on key up कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मसला आ रहा है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका जो सोर्स है वो इंक्लूड नहीं किया। दिस इज एम्बैरेसिंग। पब्लिक जेएस स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब मुझे इसी चीज की हैरानी थी कि जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने जैसे ही ए लिखा, ये देखें अलर्ट बॉक्स पे नजर आ गया, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ तो एक कंकैटिनेटेड रिजल्ट आ रहा है इसका। परफेक्ट, यही चाह रहा था मैं। चलिए मैं वापस आता हूँ। वापस आ जाने के बाद मैं इस लाइन को अब रिमूव कर देता हूँ, और जो अब मेन काम करने वाला है वो मैं काम करता हूँ। तो इसके साथ जो W3 स्कूल्स है मैं उसकी वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं चीजें आपको साथ साथ गाइड करता रहूँ। तो सबसे सबसे पहले काम क्या होता है, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट सपोज मैंने HTTP के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और उसको मैंने नल के साथ इनिशियलाइज कर दिया। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, आप उसको इनिशियलाइज कर दें किसी इनिशियल वैल्यू के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे अब चेक कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा हूँ। विंडो डॉट XML HTTP रिक्वेस्ट। ये इफ वाला चेक किस टाइम पे ट्रू होगा, इफ आई एम यूजिंग IE ग्रेटर देन 9, 8 और क्रोम और फायरफॉक्स, सफारी और ओपेरा। इनमें से अगर मैं कोई भी ब्राउजर यूज कर रहा हूं तो ये मेरी इफ वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगी। और उस केस में यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, HTTP इक्वल्स टू न्यू और XML HTTP रिक्वेस्ट। ये मैंने एक एजेक्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। एजेक्स का ऑब्जेक्ट जो भी बना उसका रेफरेंस मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। सिंपल है, कोई इसमें मेरे ख्याल से मुश्किल चीज नहीं है। जो सिंपल असाइनमेंट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ उसको उसका जो रेफरेंस है मैंने HTTP के नाम से जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दिया। इसका जो एल्स वाला पार्ट है ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा अगर इफ वाला चेक फॉल्स हो जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी ब्राउजर मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जो एल्स वाला पार्ट है उसमें बेसिकली इफ योर ब्राउजर वर्जन इज IE 5 और 6, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो तो खैर वैसे ही खत्म हो रहा है, वो डेड हो रहा है वैसे ही। तो जो आने वाला टाइम है उसमें फिर आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो मैं एल्स वाला पार्ट लिख रहा हूँ। लेकिन फिर भी इन केस अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनेगा, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट, आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट के नाम से, और इसको आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। वो क्या पैरामीटर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट XML HTTP, ये उसका पैरामीटर है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट XML HTTP। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट यहां पे एक प्रॉपर्टी है HTTP एजेक्स के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक इवेंट है। ये कब ट्रिग होता है, जैसे ही सर्वर की स्टेट चेंज होती है। जैसे ही सर्वर की स्टेट चेंज होती है ये डिटेक्ट करता है। उस केस में इसको मैं जो भी फंक्शन असाइन करूंगा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही सर्वर की स्टेट चेंज होगी। और उसके बाद जो अगला पार्ट है HTTP डॉट ओपन,
ये मैं इसका कनेक्शन बना रहा हूँ असल में। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा मैं रिक्वेस्ट कौन सी यूज करना चाह रहा हूँ। आई मीन मेरा जो मेथड है HTTP मेथड मैं कौन सा यूज करना चाह रहा हूँ। तो इसके पैरामीटर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पेज जो इसका सबसे पहला पैरामीटर है वो है HTTP रिक्वेस्ट, उसके बाद URL और उसके बाद एसिंक। एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। HTTP request you can use either get और post जो कि आप फॉर्म्स में यूज करते हैं। तो सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे भी यूज होती है। URL ये वो URL है बेसिकली जहाँ पे आप डाटा भेजना चाह रहे हैं एजेक्स के थ्रू। और उसके बाद एसिंक। एक एसिंक्रोनस में अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं, अगर बुलियन वैल्यू आप ट्रू दे देते हैं तो ट्रू का मतलब होता है एसिंक्रोनस और फॉल्स का मतलब होता है सिंक्रोनस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में भी डिफरेंस का आइडिया होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट यूज करूंगा। गेट और जहां पे मैं ये डाटा भेजना चाह रहा हूँ मैंने अभी तक वो पेज यहाँ पे क्रिएट नहीं किया तो मैं पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल बनाऊंगा और उस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। उसको मैं नाम रख देता हूँ data.php। जो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी वो data.php पे जाएगी। और उसके बाद जो एसिंक्रोनस वाला पार्ट है इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। और उसके बाद http.send ये सेंड के नाम से मेथड मैं यूज कर लेता हूँ जो कि रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। और जब आप गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो उसके साथ जब आप सेंड यूज करते हैं तो सेंड में या तो आप नल लिखते हैं या इसको वैसे ही एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो नल का मतलब होता है नथिंग। चलें अब वापस आते हैं। वापस किस जगह पे, इस पार्ट में। इस पार्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे इफ का चेक लगाता हूँ। इफ http.ready state equals to 4 and http.status equals to 200। अच्छा ये कुछ कोड्स हैं और ये कोड्स आई एम श्योर ये जब आप कोड्स देखेंगे आप इनको देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डोंट वरी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। जो मैंने वहां पे नंबर 4 लिखा हुआ है यानी कि ये 4 लिखा हुआ है, ये कोड 0 से लेके 4 तक जाते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं और 4 तक जाते हैं। तो इस पे सर्वर की जो स्टेट है हर एक स्पेसिफिक कोड का मतलब सर्वर की स्टेट है। और जो ये वाला पार्ट है स्टेटस वाला HTTP स्टेटस वाला 200 का मतलब ये है कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल थी। और इसमें एक आपने अक्सर देखा होगा, लेट्स सपोज आपके पेज ओपन करना चाहते हैं और 404 नॉट फाउंड लिखा आ जाता है वेब पेज पे। तो उसका मतलब होता है कि सर्वर पे या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या आपकी जो URL है वो गलत है। तो ये कोड्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये कोड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके पास ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है W3 स्कूल्स पे। मैंने स्क्रॉल डाउन किया और एजेक्स पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरे पास एजेक्स के वीडियो लेसन आ गए। मैंने एजेक्स के जो इवेंट्स हैं उन पे क्लिक किया तो ये देखें ये जो इवेंट्स वाला पार्ट है यहाँ पे रेडी स्टेट वाला जो पार्ट है इसमें देखें कोड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले 0 रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, उसके बाद नंबर 1 सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, नंबर 2 रिक्वेस्ट रिसीव्ड, नंबर 3 प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, नंबर 4 रिक्वेस्ट फिनिश एंड प्रोसेस रिस्पॉन्स इज रेडी। और जो स्टेटस 200 है 200 का मतलब होता है ओके यानी कि कोई मसला नहीं आया। और उसके बाद जो स्टेटस 404 है उसका मतलब है पेज नॉट फाउंड। तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं इन केस अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो W3 स्कूल आपके पास है, आप इस पे जा सकते हैं और आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। ओके तो यहां पे अब मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा मतलब इस पार्ट में मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं रिजल्ट के अंदर शो करवा दूंगा। रिजल्ट क्या था,
रिजल्ट एक आईडी थी div टैग की, तो मेरा रिजल्ट उसके अंदर शो होगा। inner HTML equals to http डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है ये भी इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, और यहां पे हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है वो किस फॉर्म में आएगा। तो यहां पे जो फॉर्म आ रही है वो टेक्स्ट है, जो कि एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो भी रिस्पॉन्स आया वो मैंने, ये जो मैंने रेफरेंस गेट किया हुआ था किसका, ये जो रिजल्ट के नाम से मेरा डिव टैग है, मैंने उसको असाइन कर दिया। और वो जो मेरा डिव टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके दरमियान वाला जो पार्ट है वहां पे टेक्स्ट लिखा जाएगा, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके दरमियान में लिखा जाएगा। तो अभी जो मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स, यहाँ से जो मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो गेट रिक्वेस्ट है वो कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो पेज का नाम आ गया जिस पेज पे मैं जाना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क, फिर कोई वेरिएबल, लेट सपोज मैं वी यूज कर लेता हूँ वेरिएबल के लिए, इक्वल्स टू, अब जो मैं वैल्यू आगे सेंड करना चाह रहा हूँ, तो वो वैल्यू जो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ उसका नाम असद रख देता हूँ फॉर नाउ। मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूँ ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो नेक्स्ट पेज है डाटा डॉट पीएचपी के नाम से, जहां पे ये रिक्वेस्ट जाएगी, अब मैं वहां पे कुछ कोड लिखता हूं। वो कोड क्या है, इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट और वी। ये देखें जो पीछे मैंने यहां पे वी लिखा हुआ है, ये वी क्या है असल में, जो गेट अरे है, ये वाली गेट अरे, ये उसका इंडेक्स है जो ऑलरेडी आप फॉर्म्स में यूज करते हैं, आपको इसका आइडिया होगा। एंड नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट वी। तो मैंने यहां पे मैं चेक एंड बैलेंस रख रहा हूं कि मेरे पास अगर पीछे से डाटा आता है तो उसी केस में पीछे मैंने डाटा दिखाना है, यानी कि रिस्पॉन्स पे मैंने डाटा भेजा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एको रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर डॉट डॉलर अंडरस्कोर गेट और वी, यानी कि जो भी मेरे पास यहां पे डाटा आया उसको मैं जस्ट यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं। प्रिंट कैसे कर रहा हूं, एको करवा रहा हूं मैं उसको। तो हमेशा एक चीज याद रखें, जब आप एजेक्स यूज कर रहे होते हैं, आप जब भी रिस्पॉन्स गेट करते हैं, वो जो भी आपने एको किया हुआ होता है रिस्पॉन्स में वही पार्ट गेट होता है। अगर आपने यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने रिटर्न लिखा होता है इसकी जगह पे, तो वो वाला पार्ट एजेक्स में गेट ना होता। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं ब्राउजर पे आता हूं और रिफ्रेश करता हूं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ टाइप करता हूं तो रिस्पॉन्स पे मुझे असद नजर आना चाहिए। मैंने जैसे ही ए लिखा तो ये देखें रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, और ये मेरे पास असद आ गया, परफेक्ट। तो जो कोड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। एक्चुअली ये सेम वीडियो लेसन मैंने कल बनाया था और उसमें थोड़ा सा मसला आ गया था। मेरी साइड पे लाइट चली गई थी और जैसे ही मैं यूपीएस पे स्विच किया, जैसे ही मैंने यूपीएस पे स्विच किया था, तो जो ऑडियो है उसमें अच्छी खासी नॉइज आ रही थी, अच्छी खासी बज थी। चले अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं, जो असद वाला पार्ट है इसको रिमूव करने के बाद जो पीछे से मेरे पास डाटा आ रहा है असल में इनपुट बॉक्स से आ रहा है, उसको पेंड कर देता हूं इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। ये मैंने उसको पेंड कर दिया। उसको पेंड कर देने के बाद अब मैं डाटा वाला जो पेज है दोबारा उस पे आता हूं और इस पे आके मैं कुछ कोड लिखता हूं डेटाबेस का। तो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट टू सेव द टाइम मैं उसको जस्ट यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये कोड मैंने ऑलरेडी कर लिखा था। ये डाटा वाली फाइल है और इस पे जो भी कोड लिखा हुआ था मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। एज इट इज कॉपी कर लेने के बाद उसको अपने पास पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने कल वीडियो लेसन बनाया था, ये कोड मैंने ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे लग रहा है अभी लाइट जाने वाली है, अगर लाइट जाती है तो मुझे फिर से यूपीएस पे आना पड़ेगा और फिर से आवाज में अच्छी खासी आवाज आना शुरू हो जाएगी। चले वापस आते हैं, पेज रिफ्रेश किया। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूं तो ये देखें ए वाली कंट्री सारे के सारे आ गए, ये डाटा सारे के सारे डेटाबेस में से आ रहा है। इसी तरह अगर मैं बी लिखता हूं तो बी वाले कंट्रीज आ जाएंगे, परफेक्ट। ओके, तो यहां पे जो मैंने कल ऑलरेडी काम किया था, अच्छा यहाँ पे आप नोट करें मैंने रिक्वेस्ट यूज की हुई है, यानी कि रिक्वेस्ट के नाम से जो सुपर ग्लोबल अरे है मैंने इसको यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेट और पोस्ट। रिक्वेस्ट मैंने इसलिए यूज किया ताकि पीछे
मैं कोई भी मेथड यूज कर रहा हूँ, चाहे वो पोस्ट है चाहे वो गेट है, मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो जाए और उसको मैं यूज कर लूँ। मेरे पास एक ही कोड लिखा हुआ हो जो कि कंपेटेबल हो गेट के साथ भी पोस्ट के साथ भी। ये काम मैंने इसलिए किया था। चलें, जो पीछे मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है, अब मैं उसको चेंज करता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। अब मैं इसको उसके लिए चेंज करता हूँ, तो उसके लिए भी जो मैंने कल ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। उसमें जस्ट एक लाइन है, वो मुझे एड अप करना पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस अगर मैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे आता हूँ, जो कि मेरी ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो इस पर आके जो गेट वाला पार्ट है मैं इसको अब कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट कर देने के बाद जो पोस्ट वाला पार्ट है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। हमारी सेम यूआरएल है data.php, और उसके बाद सर्च बॉक्स। इस दफा जो वेरिएबल का नाम है, जो इनपुट बॉक्स का रेफरेंस मैंने गेट किया था वो डिफरेंट है, तो मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे इनपुट बॉक्स। और एक ये आपको न्यू लाइन नजर आ रही है, लाइन नंबर 25। अब ये वाली लाइन क्या है, हमेशा एक चीज याद रखें, जब आप गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो आपका जो डाटा है वो यूआरएल के अंदर कनकैटिनेट होता है, यूआरएल के अंदर अपेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपका डाटा जो आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसके अंदर जाता है, मतलब उसके अंदर उसको शामिल कर दिया जाता है। उसको इनकोड करके उसके अंदर शामिल किया जाता है, आपकी जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैं हेडर को सेट कर रहा हूँ, और उसका जो कंटेंट टाइप है वो है एप्लीकेशन /x-www.form url encode। तो ये जो डाटा बेसिकली जा रहा है ये यूआरएल एनकोडेड फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ पे आप एक और चीज नोट करें, जो गेट वाला केस था उसमें जो सेंड वाला पार्ट था मैंने वहां पे नल यूज किया था, और जो मैं डाटा बेसिकली सेंड कर रहा था वो मैं यूआरएल के साथ सेंड कर रहा था, यानी कि जो मेरा डाटा था उसको मैं यूआरएल में कनकैटिनेट कर रहा था। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए मेरी यूआरएल एज इट इज है, और मैं यहाँ पे पोस्ट यूज कर रहा हूँ। और इसमें जो मेरा कंटेंट है उसको मुझे एनकोड भी करना पड़ रहा है, और वो बेसिकली जो मेरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो कि पोस्ट है वो उसके अंदर ही एनकोड हो रहा है। और जो मैं डाटा इस टाइम पे सेंड कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है सेंड वाले पार्ट में। दैट्स इट। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं ब्राउजर में। रिफ्रेश, मैंने ए प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें कोई मसला आ गया। मैं वी यूज कर रहा था, उसके बाद इनपुट बॉक्स data.php, इसमें इशू आना तो नहीं चाहिए। data.php गेट, और अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ, हाँ ये देखे ना यहाँ पे मसला आ रहा है। तो ये जो गेट वाला पार्ट है मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ रिक्वेस्ट के साथ। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब ये कोड प्रॉपरली काम करेगा। रिफ्रेश, मैंने यहाँ पे जैसे ही ए इनपुट किया तो ए से कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए डेटाबेस में से निकल के। मैंने बी लिखा तो बी से रिलेटेड रिजल्ट्स आ गए। सो आई होप ये जो वीडियो लेसन है आपके लिए काफ़ी सिंपल रहेगा और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो W3 स्कूल भी आपके पास अवेलेबल है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं वो ज़्यादातर मेरे अंदाजे के मुताबिक W3 स्कूल्स पे भी वैसी की वैसी एक्सप्लेन है। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, आप ग्रुप में आके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।